हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्नर सिटी आरके में। जैसा कि आपको पता है कि अभी सीटेट एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा है, तो इसलिए हम फास्ट मोड में रिवीजन क्लास लाए हैं आपका सीडीपी पेडागोजी के लिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं समय को ना व्यतीत करते हुए विकास और वृद्धि से। तो आप लोग जानते हैं कि विकास और वृद्धि क्या होता है, और नहीं जानते हैं तो मेरे साथ सीखिए। वृद्धि, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू करती है उसे वृद्धि कहते हैं। बस इतना जान लीजिए, जो हम जिससे हम छू सकते हैं, जिसका आकार बदलता है, जिसका ऊंचाई हाइट या उसमें परिवर्तन आता है, तो उसको हम वृद्धि कहते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। विकास, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक या बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहा जाता है। मतलब कि जब संवेगात्मक, मानसिक, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास का नाम है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। वृद्धि और विकास। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। ठीक, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाता है और विकास जो है सतत आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्रमबद्ध नहीं होता है और यह क्रमबद्ध होता है। विकास क्रमबद्ध होता है। वृद्धि, इसका मापन हम कर सकते हैं, इसका मापन हम नहीं कर सकते हैं। वृद्धि परिमाणात्मक होता है और विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए, इन शॉर्ट हम आपको बता देते हैं। वृद्धि जो है ना, जैसे बच्चे, एक 5 साल का बच्चा है, आज अभी उसका आप हाइट नापेंगे तो अभी उसका हाइट कुछ आपका 2.5 या 3 फीट होगा। 3 फीट होगा, सपोज दैट एक्चुअल 3 फीट होगा, लेकिन आज से 6 महीना के बाद आप हाइट उसका मापेंगे तो 3 फीट 2 इंच या 3 फीट 1 इंच होगा। तो हम वृद्धि में हमेशा उसका जो है मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास, उसका जो बौद्धिक क्षमता है उसको हम किसी भी मशीन से या किसी भी इंची टेप से माप नहीं सकते हैं। इसलिए विकास आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विकास के आयाम। विकास बहुआयामी होता है, बहुदिशीय होता है। बहुदिशीय मतलब अनेक दिशा में हो सकता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। विकास कोई फिक्स चीज़ नहीं है, अनिश्चित है, वो बहुदिशीय होता है। ठीक, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। गत्यात्मक विकास के अंदर 2 पार्ट आता है, एक फाइन मोटर स्किल और एक ग्रॉस मोटर स्किल। शारीरिक विकास तो जैसा आप जानते हैं कि जो शरीर का विकास होता है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। शारीरिक विकास को ये करने के लिए सरकार ने हमारे स्कूलों में मिड डे मील योजना चलाया हुआ है, जिससे बच्चों को दोपहर में पोषण युक्त आहार मिल सके। गत्यात्मक विकास 2 टाइप का होता है। एक, यह मांसपेशियां, हड्डियों की क्षमता, उन पर नियंत्रण करने से संबंधित होता है गत्यात्मक विकास, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, पकड़ना इत्यादि। तो इसमें 2 टाइप होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, इसमें मसल्स का कम प्रयोग होता है, कम, जैसे लिखना, खाना, काटना, चाकू से कोई चीज़ काटना इत्यादि में फाइन मोटर स्किल जनरली यूज होता है। ठीक, जैसे कि जिसमें छोटा मसल्स का उपयोग होता है, जैसे हम लिखेंगे तो सिर्फ 2 फिंगर का यूज होता है, जिसमें कि हम पेन को बैलेंस बना के हम 45 डिग्री एंगल में झुका के हम लिख सकते हैं। लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल में हमारा पूरा मसल्स का यूज होता है। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो हमारा टांग, हमारा हाथ, हमारा फेफड़ा सब यूज में आ जाता है। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल में हो गया। फाइन मोटर स्किल जिसमें बैलेंस बनाने का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें छोटा मसल्स का उपयोग होता है, तो वो फाइन मोटर स्किल में होता है। तो बच्चे फाइन मोटर स्किल ग्रोस टू फाइन में जाते हैं, पहले ग्रोस मोटर स्किल सीखते हैं, फिर फाइन मोटर स्किल में जाते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा समय दिए। अब आगे बढ़ते हैं फास्ट मोड में। इसके अलावा भी विकास बहुत तरीके से होता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिए रहे हैं। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जो कि हमारे जीन पियाजे के सिद्धांत में ही पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। सामाजिक विकास, जो समाज से संबंधित विकास होता है। संवेगात्मक विकास मतलब कि जो गति से संबंधित विकास होता है, जैसे अभी पढ़े फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। नैतिक विकास, जो हमारे नियम कानून,
जो भी समाज के बनाए हुए नियम कानून हैं उससे संबंधित जो विकास होता है वो नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। और भाषाई विकास, जैसा हमारा वातावरण होता है उसके अनुरूप हम भाषा सीखते हैं, वो हमारा भाषाई विकास होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। समान प्रतिमान का सिद्धांत। बाल विकास सिद्धांत में समान प्रतिमान का सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। ठीक, यह समान प्रतिमान का सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है, मस्तक को ध्वमुखी विकास कहा जाता है। ये सिर है, अगर सिर से पैर की तरफ अगर विकास हो रहा है, ऊपर से नीचे विकास हो रहा है, टॉप डाउन इसको अप्रोच कहेंगे, तो उसे मस्तको ध्वमुखी विकास कहते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो उसे समीप दूर भिमुखी विकास कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर एक मिनट, विकास सेंटर से बाहर की तरफ हो रहा है तो उसे हम समीप दूरभिमुखी विकास कहेंगे। ठीक है, समीप से दूर जा रहा है तो उसे समीप दूरमुखी विकास कहेंगे। जैसे बच्चा है तो उसका पहले हार्ट, लंग्स, लीवर विकसित होता है, उसके बाद उसका बैलेंस धीरे धीरे कंधे पे, फिर बाजू पे, फिर उंगलियों पे जाता है। तो ये समीप दूरमुखी विकास का आपको कॉन्सेप्ट बताएं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह तेज या मंद हो सकती है। यही निरंतरता का सिद्धांत है। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि विकास जो है हमेशा सतत आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। अनिरंतरता का सिद्धांत। विकास के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, विकास का अनिरंतरता का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट, हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर। पहले हम उठना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं। पहले हम चलना सीखते हैं, फिर हम दौड़ना सीखते हैं। पहले हम कोई भी काम जो है छोटे लेवल से शुरू होकर तब बड़े लेवल पे जाता है। पहले हम 1 क्लास में जाते हैं, फिर 2 में जाते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। पहले हम जोड़ सीखते हैं, फिर गुना सीखते हैं। जीन पियाजे। अब आ गए सबके चहेते जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। जहाँ भी बुद्धि की बात आए, आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, जहाँ भी बुद्धि की बात आए, जहाँ भी संज्ञान शब्द आपको दिख जाए, जहाँ पे भी आप विचार का वर्ड दिख जाए जिस भी ऑप्शन में या क्वेश्चन में, तो आप समझ जाएंगे ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। और जिस भी क्वेश्चन में आपको बुद्धि, संज्ञान, विचार, तो आप उसको टिक करके आएंगे, ये 90% केस में सही होगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। पियाजे का मत था कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तु के संदर्भ में दिमाग में वह कंसेप्ट को बनाते हैं। ठीक, उनके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहा जाता है। उन्हें नन्हे वैज्ञानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें बहुत उत्सुकता होती है। जैसे आप अपने आसपास के बच्चों को देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि वह बहुत क्यों, कैसे, कब का सवाल पूछते रहते हैं। सिद्धांत वो स्वयं रचते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, हाउ, वाई, वाट। बच्चे का चिंतन वयस्क से अलग होते हैं, परंतु चिंतन करने की क्षमता अलग नहीं होती। बस ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अनुकूलन दो प्रकार का होता है। ठीक, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ योग को हम आत्मसातकरण कहेंगे, और समायोजन, पूर्व ज्ञान के साथ तालमेल को बैठाना ही समायोजन है। ठीक, सम्य धारण संतुलन। आत्मसातकरण और समायोजन के साथ संतुलन बनाना ही सम्य धारण संतुलन है। ठीक, अब जो है नेक्स्ट स्कीमा के बारे में हम जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप। स्कीमा, मानव के पास उपलब्ध ज्ञान से वस्तु के प्रति एक सिद्धांत धारणा बनाना है। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ठीक, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित, पियाजे के विकास, स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना ही संगठन कहलाता है। पियाजे के विकास का अवस्था, तो आपको पता होगा
कि ये कुछ अवस्था दिए थे कि 2 से 7 साल का बच्चा, 7 से 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 प्लस, तो यही है इनका विकास का अवस्था। पहला अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, जिसको कि सेंसरी मोटर स्किल कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, 0 से 2 वर्ष। इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस का गुण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो है अपने सेंस के माध्यम से, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को फील करता है, चीज़ों को सीखता है, टच करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है। ये उम्र याद रखना है, 0 से 2 वर्ष, ये 2 से 7 वर्ष। यह प्रक्रिया करने से पहले की अवस्था है, जिसमें बच्चा सामने से आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, परंतु क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करके सीख जाता है। इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आती है। अब आगे बढ़ते हैं। जीववाद। जीववाद जो है एनिमिज्म, इसे सजीव या निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जीववाद में बच्चा जो है ये नहीं समझ पाता है कि वो सजीव है या निर्जीव है। जैसे कि बच्चा कोई डॉल को देखता है तो वो उससे बातें करता है, उसको लगता है कि जैसे हमको दर्द हो रहा है, चोट लग रहा है, हम रोते हैं, हंसते हैं, जगते हैं, भूख लगती है, तो उसको भी उसी तरह का व्यवहार होता होगा। अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिक, इस अवस्था में बच्चा जो कर रहा है वह सभी के लिए सही है। अहम केंद्रित को हम समझा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। अहम केंद्रित ऐसा होता है ना कि बच्चा को लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, बाकी सभी गलत है। यही अहम केंद्रित होता है। बच्चा सिर्फ अपने आप को सेंटर में रख के चीज़ों को करता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाता है। अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को नहीं सीखता, उल्टाना पलटाना नहीं सीख पाता। 1 रुपया का 10 सिक्का अगर बच्चे को देंगे, 1 रुपया का 5 सिक्का बच्चे को देंगे और एक 10 का सिक्का देंगे, तो बच्चे को लगेगा कि 1 रुपया का जो 5 सिक्का है वो ज़्यादा है, 10 रुपया का जो 1 सिक्का है वो कम है। वो इरिवर्सिबिलिटी नहीं जान रहा है बच्चा। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, योग्यता का कॉन्सेप्ट की कमी होती है। केंद्रीकरण, इसमें बच्चा एक समय पर केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाता है केंद्रीकरण में, ठीक है, वो सब सेंटर्ड रहता है। संरक्षण, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अगर वस्तु के साइज या शेप को बदल दे, मात्रा को न बदले, तो बच्चा इसे समझ नहीं पाता है। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीखता है, एक क्रम से नहीं चीज़ों को अरेंज कर पाता है। मूर्त संक्रियात्मक, इसमें क्या होता है, 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक मतलब हुआ कि बच्चा जो देख रहा है सिर्फ उसी पे माइंड फोकस कर पाता है, अमूर्त कल्पना नहीं कर पाता है, ठीक, जो सामने है उसी पे वो फोकस कर पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आते हैं। संरक्षण, क्रमबद्धता इत्यादि के कॉन्सेप्ट आते हैं मूर्त संक्रियात्मक में। संरक्षण, क्रमबद्धता, जीववाद, मुद्रा, भार आते हैं, ठीक। आगमनात्मक तर्कन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है तो आगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग का विकास होने लगता है, ठीक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 साल की उम्र के बच्चों में यह आ जाती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब बच्चा कल्पनाशील हो गया। पहले बच्चा अपने सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के मदद से ही चीज़ों को सीख पाता था, फिर बच्चा में और धीरे धीरे समझ विकसित आया, बॉडी में कंट्रोल हुआ, फिर वह पूरा संक्रियात्मक सिर्फ चीज़ों को देख कर समझने लगा, सीखने लगा। फिर मूर्त संक्रियात्मक आया, चीज़ों को छू कर जानने लगा, जीववाद का समझ में आ गया उसको, पलटावी सिद्धांत, फिर मुद्रा का ज्ञान हो गया। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल की उम्र में आ जाता है। इसमें बच्चा सर्वोच्च अवस्था में होता है। इसमें बच्चा कल्पना को भी चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चे नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक में क्या था कि बच्चा नियमों पे तर्क करता है, लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा 11 से 15 साल की उम्र में, कि बच्चा नियमों के ऊपर भी तर्क करने लगे।
ऐसा नहीं है कि जो नियम बना दिए उसको आनंद करके फॉलो कर लेगा। लेव व्यास्की, लेव व्यास्की जो है ये भी बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने कि बच्चों के बारे में बहुत सारा तथ्यों को उजागर किया है। लेव व्यास्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी समाज से अंतःक्रिया के दौरान इनका विकास होता है। जहाँ पे भी बात समाज, संस्कृति, समाज से परस्पर क्रिया करने के बारे में आए, तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि बात हो रही है लेव व्यास्की साहब की। इन्होंने महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया है, 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया है जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक। इसमें उन्होंने बताया कि समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर का अंतर होता है। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर का अंतर होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये है एस्केप फोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा भी इसको कहते हैं। इसमें वयस्कों द्वारा दी जाने वाली तात्कालिक मदद या निर्देशन होता है। जैसे बच्चा साइकिल चलाने सीख रहा है और पहली बार सीख रहा है, तो आप पीछे से उसको हेल्प करते हैं। कुछ दूर तक बच्चा साइकिल चलाता है, आप पीछे से पकड़े रहते हैं, बोलते हैं पकड़े हुए तुम चलाओ, और फिर आप छोड़ देते हैं, वो साइकिल चलाने लगता है और उसको लगता है कि आप पीछे से पकड़े हुए हैं। तो आप जो हेल्प कर रहे हैं उसको स्टार्टिंग इनिशियल देने के लिए, वही आपका पहाड़ या ढांचा है जो एस्केप फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। बस वो व्यास्की साहब ये कहते हैं कि बच्चा को स्टार्टिंग में हेल्प की ज़रूरत होती है कोई भी काम के लिए, उसके बाद वो चीज़ों को धीरे धीरे सीखने लगता है। तो वो तात्कालिक मदद जो है ना, वही पहाड़ या ढांचा कहला रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाषा पर इनके विचार, व्यास्की का जो है ना भाषा पे विचार का कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो आप लोग ध्यान से देखिए। भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। पहले भाषा आती है, बाद में विचार। यहाँ पे आपको हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। व्यास्की ये कहते हैं कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार। तो व्यास्की के अनुसार पहले लैंग्वेज फिर थिंकिंग, पहले भाषा फिर विचार, ये व्यास्की के अनुसार। लेकिन पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है फिर लैंग्वेज आता है, पहले विचार आती है फिर भाषा आता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एग्ज़ाम में घुमा के पूछ देगा, ध्यान रखिएगा। भाषा, समाज, परस्पर क्रिया करना, अंतः क्रिया करना, पहाड़, ये सब शब्द जब दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वहाँ व्यास्की की बात हो रही है। लेकिन जहाँ संज्ञान, बुद्धि, विचार, ये सब का, बुद्धि तो हार्वर्ड गार्डनर में भी आएगा, लेकिन जहाँ संज्ञान का बात आ जाए, विचार का बात आ जाए, तो वहाँ पे पियाजे की बात आएगी। भाषा संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण और सुगम बनाते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास में गाइड करते हैं। बस ये याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जो है सहायता करते हैं। निजी भाषण, आंतरिक भाषण, प्राइवेट स्पीच, इसमें बच्चा अपनी ही कार्यों को निर्देश देने के लिए उपयोग करता है। आप देखे होंगे कभी कभी बच्चों को कि बच्चा जो है अपने से खुद से बातें करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को निर्देशित करते रहता है, खुद से बातें करके। ये डॉल को मैं यहाँ रख देता हूँ, उसके बाद मैं डॉल को कपड़े पहना देता हूँ, डॉल भी मेरे साथ जाएगी घूमने। तो ये अपने आप को ही निर्देशित कर रहा है, ऐसा बातें बोलकर, ठीक है। व्यास्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण है जैसे मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर etc, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे और व्यास्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव में बदला था, ठीक है। पियाजे बच्चे को स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा दुनिया को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि व्यास्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ध्यान से देखिए लाइन। पियाजे बच्चे को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया को अनुभव करने पर जोर देते हैं।
लेकिन वैस्की बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। स्वतंत्र विचार का बात आएगा तो पियाजे के पास जाएंगे, लेकिन सामाजिक मध्यस्थता का बात आएगा तो हम वैस्की साहब के पास जाएंगे। अब देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग, ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, नैतिकता, मोरलिटी होती क्या है? मोरलिटी होती क्या है? वह गुण है, मोरलिटी वह गुण है, नैतिकता वह गुण है जिससे हम सही और गलत की पहचान कर पाते हैं। बच्चा सामाजिक परिवेश से नैतिकता या अनैतिकता को जानता है। क्या सही है क्या गलत है ये समाज हमें सिखाता है। बाद में, शुरू में कोई खराब नहीं होता। चलिए, नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा के बारे में हिंज का कहानी के द्वारा मतलब नैतिकता का सिद्धांत जो दिया था उन्होंने हिंज के कहानी के द्वारा दिया था। ठीक है, सही और गलत के बारे में फैसला न लेने पाना वही नैतिक दुविधा कहलाता है, मोरल डायलेमा कहलाता है। नैतिक तर्कना, सही और गलत के बारे में फैसला लेना नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग कहलाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें कुछ आलोचना भी हुई है तो इसके बारे में जानेंगे कि कोहलबर्ग का आलोचना क्या हुआ है। इसके आलोचक कैरोल गिल्गिन है। इनका तर्क था कि कोहलबर्ग ने महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी, लिंग की बात की। उन्होंने सभी चीज़ों में पुरुष को ही आगे रखा। पुरुष का नैतिकता का आधार न्याय है, महिला का आधार देखभाल है। ये मानना था कोहलबर्ग का, इसीलिए ये गिल्गिन ने इनका आलोचना किया। ये भी एग्जाम में पूछता है कि आलोचना कौन किया था, गिल्गिन किया था, किसके आधार पे किया था? तो जेंडर के आधार पे किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। मेक एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस की इम्पोर्टेंस नहीं दी। कोलबर्ग ने नैतिकता का 3 लेवल बताया है। कोलबर्ग ने नैतिकता का 3 लेवल बताया है। ठीक, पहला है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशन। ये 4 से 10 साल के बच्चों में होता है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। इसमें नैतिकता तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इसके 2 अवस्था है। अब हम अवस्था के बारे में जानेंगे दोस्तों। देखिए, पहला है दंड एवं आज्ञा पालन और दूसरा क्या है? साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला जो दंड एवं आज्ञा पालन है, इसमें कहा गया कि बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। बच्चा छोटा है, बच्चा को आप हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ये कह रहे हैं कि बच्चों को नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होगा, क्योंकि वो ज़्यादा नियम कानून अभी नहीं जान रहा है। ठीक है, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इसमें हार्वर्ड गार्डनर का ये कहना है कि बच्चा जो है जैसे को तैसा कहते हैं, क्योंकि जैसा व्यवहार कोई उनके साथ करेगा वैसा ही व्यवहार बच्चा भी उसके साथ करेगा। ठीक है, ये हमारा साधारण सापेक्षता तथा उन्मुखता का बात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये 10 से 13 साल के बच्चों में जनरली देखा जाता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करता है और उसी के अनुसार सही या गलत का निर्णय लेता है। मतलब समाज के बनाए हुए नियम, समाज के द्वारा जो बनाया हुआ नियम है उसको दूसरे लोग जैसे फॉलो कर रहे हैं वो भी उसी टाइप से फॉलो करता है। इसका भी 2 अवस्था है। एक है अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाली बात, और एक है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता वाला। गुड बॉय गुड गर्ल, दूसरों के साथ भला बनना। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे के सामने 10 से 13 साल के बच्चे के सामने किसी को हम गुड बॉय तुम ये काम कर लिए, गुड तुम बाइक चलाने लगे, तो उसको भी मन होगा कि अरे बाइक चलाना तो बहुत अच्छी बात है, 13 साल की उम्र में हमको भी सीखना चाहिए। ठीक है, खैर गलत है बच्चों। 13 साल की उम्र में जब तक आपका 18 साल नहीं हो जाए बाइक स्कूटर ये सब सही बात नहीं है। हम एक बात बता रहे हैं कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की से ये लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक, और इसका दूसरा अवस्था है कानून एवं व्यवस्था के उन्मुखता। अगर हम हेलमेट नहीं पहनेंगे
तो पुलिस पकड़ सकती है, कानून का डर रहता है। ठीक है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, ये तीसरा है। ठीक, ध्यान से देखिए। इसमें बच्चा खुद से निर्णय लेता है। इसके भी दो भाग है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और सार्वभौमिक नैतिकता, नैतिक सिद्धांत। नियम से किसी की हानि है तो उसे तोड़ दो। इसमें और सार्वभौमिक नैतिकता में इसमें किशोर खुद के अनुसार निर्णय लेता है। ठीक है। अब ये नियम से ऊपर भी जाने लग रहा है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता में बच्चे नियम से भी ऊपर जाने लग रहे हैं। अगर नियम से किसी की हानि हो रही है तो नियम को तोड़ने की भी बात कहते हैं। चलिए, ये 3 इम्पोर्टेंट था, हावर्ड गार्डनर, वैस्की और पियाजे का कहानी ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आकलन और मूल्यांकन की ओर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान से देखिए। आकलन यह जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में निरंतर यह चलते रहता है। ठीक है। यह एक संरक्षित प्रक्रिया है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने संबंधित एक तरीका है। इसमें बच्चे की कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन को समझने में आसानी होती है। अब देखिए, आकलन क्या है ना, यह एक निरंतर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलती रहती है। जब भी आप बच्चे को लर्न करवाते हो तो ये लगातार ही आप उनका आकलन भी करते रहते हो कि बच्चा कितना सीखा, बच्चा कहाँ अटक रहा है, बच्चा में कितना किस रेट से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये जो है हम आकलन के माध्यम से करते हैं। ये चलते रहने वाली प्रक्रिया है। ठीक। अब आकलन 2 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक और योगात्मक आकलन। अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। रचनात्मक आकलन में पढ़ाई के दौरान किया जाने वाला आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का सर्वोत्तम तरीका है। एग्जाम्पल, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, क्लास डिस्कशन, etc। अब देखिए, रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर ऑप्शन में आप देखेंगे कहीं पे भी फॉर्मेटिव आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, आँख बंद करके उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव टेक वर्ड है। ये आपका हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी किसी में भी ये पूछ सकता है आपको। ठीक है। पढ़ाई के दौरान किया जाने वाला आकलन को रचनात्मक आकलन कहते हैं। इसमें बच्चे के बारे में यह बच्चों को जानने के बारे में सर्वोत्तम तरीका है। अब बच्चे के बारे में जानेंगे कैसे, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ के जिसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो उत्तर देने के। अगर हम ऐसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण अगर नहीं होता तो क्या होता बच्चों, ये बताओ। अगर आग का आविष्कार हुआ ही नहीं होता तो हम आज कैसे होते, आज हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते, क्या खाते, कैसे रहते। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जिसकी बहुत सारी संभावनाएं बन जाती है आंसर देने की। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। ये सेंटर है और जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। जैसे अगर हम पूछेंगे 1 और 1 कितना होता है, तो सब बच्चा बोलेगा 2 होता है। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड नहीं है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। योगात्मक आकलन, कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। योगात्मक आकलन, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन, ये हमारा योगात्मक आकलन है। पेन पेपर पेंसिल में जो होता है साल के अंत में, जैसे हम लोग देते थे हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ईयरली एग्ज़ाम, ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, वही हमारा समेटिव असेसमेंट योगात्मक आकलन होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, रचनात्मक आकलन जो होता है ना, वो सीखने के लिए किया जाता है, और योगात्मक आकलन जो होता है ना, सीखने का आकलन होता है, मतलब कितना सीखे लास्ट में हम जज कर रहे हैं। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, संज्ञानात्मक आकलन, मतलब आपका जो रचनात्मक आकलन होता है, हम सीखने के दौरान कितना सीख रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, हमारा कहाँ कमजोरी है, कहाँ कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करने के लिए हम असेसमेंट फॉर लर्निंग यूज करते हैं आपका रचनात्मक आकलन में।
अब सीख लिए, अब टेस्ट करना है कि कितना सीखे लास्ट में फाइनल, तो वो हम योगात्मक आकलन में करेंगे, योग कर लेंगे सबको, ठीक है, जोड़ लेंगे सबको। असेसमेंट एज लर्निंग भी एक होता है। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? स्व आकलन। जब बच्चा असेसमेंट एज लर्निंग, स्व आकलन, सीखने के रूप में आकलन, जब बच्चा सीख रहा है और सीखने के दौरान अपने आप का आकलन खुद कर रहा है, तो वो असेसमेंट एज लर्निंग कहलाएगा, ठीक। ये तो आकलन था। अब मूल्यांकन में आते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूल्यांकन देखिए ध्यान से। मूल्यांकन जो है किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोष विवेचना करने, उसके संबंधित सही नियंत्रण करना है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकता है। यह लर्नर की सीखने के प्रोसेस में मदद करता है। सीखने में मदद करने का तरीका है। यह बताता है कि बच्चा क्या और कैसे सीखता है। मूल्यांकन जो है ना, यह बच्चे को सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यह गुण और दोषों का विवेचना करता है, उसके संबंधित सही या गलत का निर्णय करता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। यह मूल्यांकन करता है कि बच्चा कितना सीखा और कितना सीखना बाकी है। बच्चा जो सीख रहा है वो किस दर से सीख रहा है, बच्चा में कहीं सीखने के दौरान कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यह मूल्यांकन हमारा लास्ट में होता है। वैध मूल्यांकन, वैधता। मूल्यांकन की विशेषता क्या है? वैधता। मूल्यांकन हमेशा वैलिड होना चाहिए। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात पर परीक्षण करता है जिसके बारे में वह जानना चाहता है। वैधता कैसी होगी? हम जिस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, वही अगर हम नहीं जानेंगे तो मूल्यांकन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर हमको ये जानना है कि हमारा जो 5 क्लास का बच्चा है, 5 क्लास के बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे में पूर्व ज्ञान कितना है, 4 क्लास तक वो कितना सीखा है, और हम उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर वो बता पा रहा है तभी तो हम जान पाएंगे ना कि बच्चा जो है 4 क्लास तक कितना सीख पाया है। तो मेरा यही जानना है कि वह वास्तव में उसी बात का परीक्षण करना है जो वह जानना चाहता है। ये नहीं कि हमको जानना है कि बच्चा अभी तक क्या सीखा और हम मूल्यांकन किसी और चीज़ का करने लगे। विशेषताएँ, रिलायबिलिटी। अब ये देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट टर्म है। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापना विश्वसनीय कहलाएगा। रिलायबिलिटी मतलब परिस्थिति क्यों ना भिन्न रहे, लेकिन प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा। ऐसा नहीं कि परिस्थिति बदलेगा तो उत्तर भी बदल जाएगा, तो फिर ये रिलायबल नहीं ना रह पाएगा। इसलिए रिलायबिलिटी रहने के लिए परिस्थिति कैसा भी रहे, उत्तर हमेशा एक जैसा आना चाहिए। ऐसा मापन विश्वसनीय मापन कहलाएगा। व्यवहारिकता। मूल्यांकन में व्यवहारिकता बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन जो है, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो तो उसे ही वस्तुनिष्ठता कहेंगे, ठीक है। व्यापकता, इसके सारे गुणों का मापन होता है। ये सभी चीज़ों को अपने में समेटे हुए है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे मूल्यांकन का शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पहलू शामिल हैं और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के दौरान होती है, इसे सीबीएसई ने 2009 में लॉन्च किया था। इसमें जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाले गलतियों को सुधारना है। यह आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, ये आपका ओवरऑल मूल्यांकन करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। इसमें सिर्फ शिक्षा से रिलेटेड ही मूल्यांकन नहीं किया जाता है, शिक्षा के उधर भी कि बच्चा का मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है कि नहीं, सारा पक्ष को देखते हुए आगे बढ़ा जाता है, ठीक है।
स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इसमें शिक्षक बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बनाता है, तो उसको स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहते हैं।